नमस्कार, मैं लव बैरागी। नमस्कार, मैं कुश बैरागी। हम दोनों आप सभी का लव कुश की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आप सभी ने रामायण के लव कुश का नाम तो जरूर सुना होगा। उन्होंने उस समय पर अयोध्या में राम कथा सुनाकर समाज को जगाने का प्रयास किया था। तो उनको देखकर हमारे मन में भी एक विचार आया, क्यों ना हम दोनों मिलकर वर्तमान में चल रहे कुछ ऐसे विषय जिनका संबंध आपसे है और हमसे, उस पर कुछ वीडियोस बनाएं और सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसीलिए कौटिल्य एकेडमी के प्रबंध निदेशक आदरणीय सिद्धांत जोशी सर के मार्गदर्शन से हम लोगों ने लव कुश की पाठशाला नाम से एक श्रृंखला का प्रारंभ किया है, जहां पर हम नए नए विषयों को एक नए अनूठे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो लव ऐसा कौन सा विषय है जो हमारी श्रृंखला में सबसे पहले समझा जाए? विषय से पहले एक बात आप सभी को बताता हूं। मैं पूरा विश्व विकास की दौड़ में लगा हुआ था, जहां लोग अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और देश अपनी जीडीपी बढ़ा रहे थे। अरे कुछ देश तो ऐसे भी थे जो दूसरे ग्रह पर जाकर वहां पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे थे, और कुछ देश ऐसे थे जो बम और हथियार को एकत्रित करके अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगा था कि मानव सोचता है अपुनिच्छ भगवान है। फिर एक घटना घटती है। यही सारे लोग अब अपने घरों में कैद हो चुके हैं। प्रकृति को कुछ ना समझने वाले ये मनुष्य प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाली ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और उस घटना का नाम है कोरोना महामारी। तो आइए सबसे पहले कोरोना महामारी को ही समझ लेते हैं। कोरोना वायरस को जानने से पहले एक वायरस को तो हम सभी जानते हैं, वो है कंप्यूटर वाला वायरस। जैसे कि मान के चलिए एक रमेश बाबू हैं, बड़े आशिक टाइप के व्यक्ति हैं। उनको अपने चाहने वाले की एक दिन बहुत याद आ रही थी, तो उन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, तेरे नाम गाना सुन लेता हूँ रिपीट पे। भैया गाना सुनने के लिए गाना होना भी तो चाहिए, तो एक साइट से उसको डाउनलोड किया। उस साइट पे बहुत सारे कंप्यूटर वायरस थे, तो जैसे ही गाना डाउनलोड हुआ थोक में मिल गए बहुत सारे वायरस। अब ये भैया रमेश बाबू तो भावुक खो गए अपनी यादों में। परंतु उस वायरस जैसे ही वो डिवाइस में आता है, वो वायरस वो अपनी आपकी प्रतिलिपि बनाना चालू करता है, रेप्लिकेशन चालू कर देता है। और जैसे ही रमेश बाबू जागे, उससे पहले तो उसने हर फाइल को उस डिवाइस की करप्ट कर दिया, और वो डिवाइस क्या हो गई, हैंग ही हो गई। बात आप समझ रहे हो? तो ये वायरस था जो किसी डिवाइस को करप्ट करता है। परंतु जिस वायरस की चर्चा अपन को करना है, कोरोना वायरस या रोगाणु वाला वायरस, वो भी करप्ट करता है, मगर डिवाइस को नहीं, अपने शरीर को, अपने लंग्स को, अपने बाकी सारे सिस्टम को। तो सबसे पहले बात आती है कि वायरस होता क्या है। तो आंसर ये है कि वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होता है। निर्जीव का मतलब क्या होता है? जिसमें भैया जान नहीं होती। जैसे कि ये अपने सामने पत्थर पड़े, इनमें जान होती है क्या? नहीं होती। और सजीव का मतलब क्या होता है? जिसमें जान होती है। जैसे ये दोनों गधे, सॉरी मतलब एक इंसान भी उसमें से, भैया माफ कर देना। तो वायरस क्या है? वायरस मूलतः निर्जीव है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने अगर बायो पढ़ा होगा तो एक बात पता होगी कि मानव के जीवन की सबसे जो अनिवार्य मूलभूत इकाई है वो क्या होती है? कोशिका। और ये वायरस में वो है ये नहीं। अब जब कोशिका ही नहीं है तो वो कुछ काम कैसे करेगा? तो बात समझना, वातावरण में, मूल वातावरण में वायरस किसी काम का नहीं होता, नकारा होता है। परंतु शब्द क्या है? कोशिका की कमी है। और जैसे ही उसको अगर कोशिका मिल जाए तो वह सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। इस बात को इस एग्जाम्पल से समझाऊं मैं आपको कि मान के चलिए एक आतंकवादी है। कौन आतंकवादी? उसके दिमाग में बहुत खुराफात बची है कि मेरे को आतंक मचाना है, मेरे को लोगों को मारना है, मेरे को अफरा तफरी मचा देना है पूरे देश में, मगर उसके पास हथियार है या नहीं, मतलब उसके पास हथियार ही नहीं है, तो फिर धमकाएगा कैसे? मगर उसको सामने दिख गया, एक क्या दिख गया? पुलिस स्टेशन दिख गया। क्या चीज़ दिख गई? पुलिस स्टेशन। अब वो जाता है व्यक्ति, वो आतंकवादी जाता है पुलिस स्टेशन पे, कब्जा कर लेता है। वहाँ पर जितने भी हथियार थे उन हथियारों को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। जैसे ही हथियार उसके कंट्रोल में आए तो सारे पुलिस वाले क्या हो गए? उसके कंट्रोल में आ गए। क्या आ गए? पुलिस वाले कंट्रोल में आ गए। देख रहे हो अक्षय कुमार, सारे लोग उसके कंट्रोल में आ गए। अब बात समझना, अब कैसा क्या किसकी चलेगी पुलिस स्टेशन में? अब ये जो आतंकवादी है वो जो बोलेगा इन पुलिस वालों को करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में करना पड़ेगा। अब आतंकवादी खाना बनवाएगा पुलिस वालों से और खुद खा जाएगा। इसको अगर गर्मी लग रही है तो पंखा झिलवाएगा अक्षय कुमार से और ये आराम से सोएगा। और बात समझना, ये पुलिस वाले जो अभी जनता की रक्षा करने का काम कर रहे थे, अभी आतंकवादी इन हथियार के दम पर बंदूक रख के कनपटी हुए बोलेगा जाओ तुम दंगा करो, गोली चलाओ, और इनको मजबूरी में करना पड़ेगा।
सेम मामला वायरस के साथ होता है कि वायरस को जैसे अपने शरीर की कोशिका मिल जाती है तो सजीव की तरह यह व्यवहार करता है। अब सारा सिस्टम अपना है, अंग तंत्र भी अपना है, हृदय भी अपना है, हार्ट भी अपना है, सारी चीज अपनी है, मगर अब वो अपने हिसाब से काम नहीं करेंगी। किसके हिसाब से काम करेगी? वायरस के हिसाब से काम करेगी। अब बात बताओ मेरे को कि जो पुलिस स्टेशन पहले रक्षा का काम कर रहा था, क्या अब वो विध्वंस का काम नहीं करेगा? वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सेम जैसा मामला कि वो फेफड़ा जो अभी हमको श्वास दे रहा था, हमको दीर्घायु दे रहा था, अब वो वायरस के इन्फेक्शन के कारण वही फेफड़ा हमारे लिए जान लेने पर आतुर हो जाएगा। भैया जान लेने पर आतुर जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? अब आतंकवादी को तो आपने समझ लिया है, लेकिन एक्चुअली में वायरस हमारे शरीर में आके ऐसा क्या कर देता है कि कोई व्यक्ति पहले स्वस्थ था, बाद में वही बीमार हो जाता है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में हमारे शरीर को और वायरस कैसे कार्य प्रणाली हमारे शरीर में करता है वो उसको समझना चाहिए। आइए स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए हमारे मानव शरीर में एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि आपको मैं इसका चित्र दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक बात को यहां पर देखना पड़ेगा आपको कि डीएनए के ऊपर जो सीढ़ी नुमा संरचना दिख रही है ना, इसी के ऊपर छपी होती है अनुवांशिक सूचनाएं। यहां पर अनुवांशिक सूचनाएं छपी होती हैं। इसी अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पे हमारे बॉडी में एंजाइम्स या हार्मोन्स बनते हैं, और एंजाइम्स हार्मोन्स बनने के बाद में हमारे शरीर में गुण या लक्षण प्रकट होते हैं। यदि इतनी सारी अनुवांशिक सूचनाएं मिलके किसी एक गुण या एक लक्षण को प्रकट करती हैं तो बात ध्यान रखिएगा, इतनी सारी अनुवांशिक सूचनाओं के समूह को जीन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? जीन कह दिया जाता है। डीएनए के ऊपर छपी होती है अनुवांशिक सूचनाएं जिसके आधार पे हमारा शरीर काम करता है, और उन्हीं अनुवांशिक सूचनाओं का समूह कह दिया जाता है जीन। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना है, ये जीन किसका भाग है? डीएनए का भाग है। और डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जीन ट्रेवल करेगा, ट्रांसमिट होगा? आंसर है हाँ। किसी पिताजी के पास में कोई सा जीन है तो उसके बेटे के पास में वो जीन जाएगा, किसी बेटे के पास में वो जीन है तो उसके बेटा जी के पास में वो जीन आएगा। मान लीजिए कि इसको एग्जाम्पल में समझते हैं, किसी पिता के पास में अच्छा हाइटेड होने का जीन है, ग्रो करने का जीन है, यदि उसके बेटे के पास भी वो ट्रांसमिट होता है तो उसका बेटा भी लगभग वही गुण या लक्षण निर्धारित कर रहा होगा। यदि मान के चलिए किसी पिताजी के अंदर एक जीन है जिसको मैं बोल रहा हूं AR रहमान नहीं कि जीन का नाम है, यदि किसी पिता के पास में AR जीन है और वो ट्रांसमिट होकर उसके बच्चे के पास चले जाता है तो पिताजी भी के चांद होगा और बेटा जी के भी क्या दिखेगा? चांद दिखेगा। देखिए दिख रहा है ना, ये चांद सबको दिखने लगेगा। बात यहां पर ध्यान रखने योग्य यह है कि भैया जीन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जीन आपको पीढ़ी से मिलेगा तो अच्छी अच्छी विशेषताएं, गुण और लक्षण ही प्रकट करे। नहीं, कभी कभी जीन बीमारियों को भी जगा सकता है, बीमारियों को भी ट्रांसमिट कर सकता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल अपन यहां पर देखते हैं कि आप यहां पर एक अभिनेत्री को देख पा रहे होंगे। ये हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं एंजेलिना जोली। 2013 में इनके शरीर में एक जीन ट्रेस किया गया जिसका नाम था BARC जीन। जब डॉक्टर से ने बात करी कि भैया ये जीन क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन सी बीमारी इससे हो सकती है, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इससे, इस जीन से आपको कैंसर हो सकता है। तो जब देखा कि इनको उस समय तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन बात मैंने आपको जो बताई है कि जीन है इसका मतलब अनुवांशिक सूचनाएं हैं, और अनुवांशिक सूचना है तो इसी प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होंगे और अंततः वो बीमारी पैदा हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि भैया जब जीन अपने शरीर में है ही, चाहे अभी लक्षण ना भी हो, तो क्यों ना एक काम किया जाए। और मैं आपको यदि बताऊंगा कि इनने क्या किया तो आप भी हैरान हो जाएंगे सुन के। इन महिला अभिनेत्री ने अपने ब्रेस्ट को ही रिमूव करवा दिया क्योंकि ये जीन वहीं पर ट्रेस किया गया था। किसी महिला के लिए और साथ ही महिला अभिनेत्री के लिए ये करना बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन चूंकि इन्होंने किया इसलिए ये बहुत उस टाइम पे परिचर्चा में रही, बहुत इनकी सराहना भी की गई। तो आप बात ही समझ चुके ना कि जीन स्वस्थ भी हो सकता है, लेकिन कुछ जीन बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है भैया कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पहले जीन स्वस्थ था लेकिन उसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई हो और वही स्वस्थ जीन बाद में बीमारी पैदा कर रहा हो, वही अस्वस्थ
बन गया हो, वही खराब हो चुका हो। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। ये स्वस्थ जीन को खराब जीन में जो बदलने की विधि हो जाती है ना, कि कोई पहले स्वस्थ जीन था बाद में खराब हो गया, किस कारण से? तो उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को कहा जाता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। अब आप सोचेंगे कि पहले कोई अच्छा जीन हमारे शरीर में था, म्यूटेट होके बाद में वो खराब हो गया, तो अब शरीर कैसे काम करेगा? शरीर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि पहले वही चीज अच्छी थी, वही चीज खराब हो गई, तो शरीर कैसे काम करता है? तो इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में एक अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और दूसरा एक गैर अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो है आरएनए। यहां पर एक चीज यहां पर आपको देखना पड़ेगी कि मान लीजिए जो डीएनए ना, ये कौन है? जीजाजी, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी। और यहां पर जो आरए है ना, ये आरएनए आपको दिख रहा है, ये आरएनए हमारे साले साहब। अब आपने एक मूवी में डायलॉग तो बड़ा सुना होगा कि यहां पर सलमान खान बार बार बोलते रहते हैं कि जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। अर्थात इसका मतलब क्या है? यहां पर जो जीजाजी है कौन है? डीएनए है, और साले कौन है? आरएनए। मतलब डीएनए जो जो भी अनुवांशिक सूचनाओं के द्वारा आदेश देगा, ये आरएनए वही वही करेगा बॉडी के अंदर। मैंने आपको कहा हमारी बॉडी काम करती है किसके आधार पे? अनुवांशिक सूचनाओं के आदेश के काम पे। और अनुवांशिक सूचनाएं किसके ऊपर अंकित होती है? डीएनए के ऊपर। मतलब यहां पर जीजाजी जो जो कहेंगे वो कौन करेंगे? हमारे साले साहब करेंगे। तो मान लीजिए कि जीजाजी बड़े मस्त हैंगे, सही काम करते हैं, हमारे डीएनए के अंदर अच्छा जीन है, अच्छे जीजाजी हैं, उनका दिमाग अच्छा है, तो अच्छा अच्छा काम करने बोलेंगे कि बढ़िया तुम लोगों की सेवा करो, ये करो, वो करो, बॉडी में अच्छे हार्मोन्स स्रावित करो ताकि हम स्वस्थ बने रहें, हमारी हाइट अच्छी हो। तो साले साहब क्या आएंगे? जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो यहाँ पर डीएनए का आदेश मान के आरएनए भी अच्छा काम करने लगता है। अच्छा, आरएनए 3 टाइप के होते हैं यहाँ पर जो साले हैं ना, एक आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। आर आरएनए राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जो बाद में आपको समझ में आएगा कि राइबोसोम का काम क्या होता है। लेकिन जो एम आरएनए और टी का काम होता है ना, जब डीएनए कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कमांड देगा कि आपको ऐसा करना है, याला प्रोटीन बनाना है, तो ये एम आरएनए उस मैसेज को कन्वे करेगा राइबोसोम के पास में, और टी आरएनए कच्चा माल ले जाएगा, माल ढोएगा, ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन बने और शक्ति आए, हमारे अंदर चीजें हो। तो यहां पर एक बात समझना है कि जब तक डीएनए अच्छे हैं, जीजाजी बढ़िया से आदेश दे रहे हैं, तब तक तो बढ़िया काम चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन मान लीजिए कि हमारे जीजाजी एक दिन वॉक पे निकले, घूमने निकले, इनके मत्थे पे गिर गया नारियल। नारियल जैसे इनके मत्थे पे गिरा, इनकी दब गई दिमाग की नस और ये पगला गए यहां पर। अब देखिएगा, जीजाजी के पगलाने का मतलब क्या है? हमारे डीएनए बढ़िया शानदार तरीके से काम कर रहा था, अब डीएनए के ऊपर आ गया वायरस। वायरस हमारे शरीर में आके सबसे पहले अटैक करता है कहां? इस डीएनए में। और डीएनए में भी कहां? डीएनए के सीक्वेंस पर। आपको यहां पर सीक्वेंस दिख पा रहा होगा, यहां पर जो अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है। मान लीजिए कोई वायरस आता है, जैसे नारियल गिरा वैसे ही वायरस यहां पर आता है और इस सीक्वेंस को परिवर्तित कर देता है। यहां पर आपको ए टी दिख रहा होगा। मान लीजिए वायरस आया यहां पर और इस टी की जगह क्या कर दिया? जी लिख दिया। मतलब वे जो पहले अनुवांशिक सूचनाएं थी ना, उसको बदल दिया। तो पहले जीजाजी तो अच्छे काम कर रहे थे, चीजें कर रही थी, डीएनए बढ़िया था, लेकिन वायरस के आ जाने से, नारियल माथे पे गिर जाने से ये जीजाजी भी पगला गए और ये डीएनए भी पगला गया। अब जब ये पगला गए तो अच्छी अच्छी बातें थोड़ी ना बोलेंगे। जो आदेश देंगे अपने साले को, वो बोलेंगे कि सबको मार दो, ऐसा कर दो, आग लगा दो, तहस नहस कर दो, सत्यानाश कर दो। अब जब जीजाजी ने ही सबको सत्यानाश करने का आदेश दे दिया, तो हमारे साले साहब तो बड़े भक्त हैं, इन्होंने भी सत्यानाश करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डीएनए के अंदर वायरस के द्वारा जो म्यूटेशन हुआ, सो स्वस्थ जीन था वो खराब जीन में बदल गया। तो अब डीएनए कमांड दे रहा है कि हमारे शरीर में गलत गलत प्रोटीन बनाओ, गलत गलत लक्षण प्रदर्शित करो। तो आरएनए को समझ में नहीं आएगा, आरएनए तो भक्त है, साला है, और जैसा डीएनए कहेगा उसी अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर, चाहे वो वायरस ने खराब कर दी है, लेकिन अब उसी के अनुसार काम करेगा। हमारे शरीर में जो अच्छे हार्मोन्स बनने थे, जिससे हमारा अच्छा होता, ग्रोथ होती, अब वही गलत हार्मोन्स, गलत एंजाइम्स बनाएंगे और अंततः हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डिसबैलेंस हो जाएगी, उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि डीएनए जब तक बढ़िया है, जीजाजी जब तक ठीक है, तब तक सारा काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन डीएनए को कौन म्यूटेट कर दे रहा है? वायरस कर दे रहा है। तो हमने इसी वायरस की कार्य प्रणाली को समझा है कि वायरस सबसे पहले हमारे डीएनए को ही बदल देता है, ताकि सारा सिस्टम ही खराब हो जाए, पूरा आरएनए उसको गलत ही गलत कर दे और बॉडी डिसबैलेंस करके लास्ट में बीमारी बन जाए। लेकिन अब हमको समझना है कि कोरोना वायरस क्या होता है, तो अब देखते हैं उसको आगे।
कंप्यूटर वायरस, डीएनए, आरएनए, जीजाजी साले सबको समझने के बाद फाइनली हमको किसके बारे में चर्चा करना है? कोरोना वायरस के ऊपर। भैया ये कोरोना नाम का मतलब क्या है, कहाँ से आया? मतलब 2 साल से बस यही सुन रहे हैं, आंख खोलो और कोरोना कोरोना कोरोना, टीवी चालू करो तो कोरोना कोरोना कोरोना, पेपर पढ़ना चालू करो तो उसमें भी कोरोना। मगर ये नाम आया कैसे, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब समझने के लिए आपको मेरे को समझाना पड़ेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में। अच्छा, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है? बस साधारण शब्दों में समझना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो इसके कारण एक किसी विशेष हिस्से से हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है, चंद्रमा की छाया पड़ जाती है पृथ्वी के ऊपर, तो हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि मैं ये बोलूं कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें समझा रहा हूं, यहां पर से वो दाग रेड खली वो रहता ना, सामने आके खड़ा हो जाए तो क्या मैं आपको दिख पाऊंगा? अरे नहीं दिख पाऊंगा। तो अगर मैं नहीं दिख पा रहा हूं तो मुझ पर क्या लग गया? मुझ पर लग गया ग्रहण। मगर अपन बात किसकी कर रहे हैं? सूर्य ग्रहण की। अपनी ग्रहण की बात तो कर नहीं रहे। तो इस चांद के कारण सूर्य किसी विशेष हिस्से से अगर दिखना बंद हो जाए, इसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। जब पूरा दिखना बंद हो जाएगा तो कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। जरा फोटो देख लीजिए आप, ये देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पर, सबका सब काला काला काला, मतलब इसको कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। कुछ नहीं दिख रहा, बीच में सब कुछ काला दिख रहा है। परंतु फिर कोरोना का इससे क्या रिलेशन है? जब ये पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो आसपास से हल्का 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 सा प्रकाश दिखता है, और इसी प्रकाश के कारण देखो ये किस प्रकार का एक मुकुट की तरह की आकृति आपको दिख रही है ना। किसकी तरह? एक मुकुट की तरह आकृति दिख रही है। और मुकुट को कहा जाता है, मुकुट को कहा जाता है इंग्लिश में क्राउन। क्या कहा जाता है? क्राउन। और ये आकृति क्राउन की तरह दिख रही है, ये गोलाकार, ये प्रकाश वाली। तो क्राउन से ही एक वर्ड डिराइव हुआ जिसको कहते हैं, आपके सामने शब्द है कोरोना। क्या शब्द है? कोरोना। क्राउन से निकला है कोरोना। क्राउन का मतलब मुकुट, क्योंकि इसके आसपास एक मुकुट तरह दिख रहा था, इसलिए बोल दिया गया ये सूर्य का कोरोना होता है, कोरोना होता है, इससे एक रेस निकलती है, फलानी चीज निकलती है। बात आप समझ रहे हो? मगर ये तो सूर्य की बात है, तो फिर इस वायरस को क्यों भैया बोला गया, इसको कोरोना वायरस क्यों बोला गया? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कोरोना की संरचना को। तो ये है भैया कोरोना। मतलब आपको देखने में ऐसा नहीं लगता पकोड़े जैसा है, मन कर रहा है इसको चटनी में डुबाओ और खा लो, है ना? मन में खाता, मगर फिर इतना छोटा होता है, फिर गिचमिची में मचती है। कुल मिला के बात यह है कि कोरोना क्यों कहा जा रहा है? जो इसके ऊपर आपको ये छोटी छोटी डंडी दिख रही है ना, इन डंडी को कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन्स। क्या कहा जाता है? स्पाइक प्रोटीन इनका नाम दिया गया है। तो जब इनकी संरचना अपन पढ़ेंगे तो 3 तरह की चीज होती है। स्पाइक प्रोटीन, फिर इस पर लिपिड का आवरण होता है, और इसके अंदर भरे रहता है आरएनए। मगर आरएनए के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये समझो, जो ये स्पाइक प्रोटीन है, डंडी है, देखो दूर से एक बार ध्यान से देखो, ये किसकी तरह दिख रहा है? एक आवरण की तरह दिख रहा है। देख, ये भी मुकुट की तरह दिख रहा है। जैसे सूर्य का एक मुकुट दिख रहा है, वैसे कोरोना का भी एक मुकुट दिख रहा है। तो मुकुट को क्या कहते हैं? क्राउन। और क्राउन से ही जो वर्ड डिराइव्ड होता है उसको बोलते हैं कोरोना। तो जब भैया साइंटिस्ट ने पहली बार इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा, इस वायरस को, तो ये कैसा दिखा? इसकी स्पाइक प्रोटीन मुकुट के समान दिखी, क्राउन के समान दे दी, तो इन्हें नाम दे दिया, इसका नाम भी कोरोना, इसका नाम भी कोरोना। मतलब जिसके सर पे ये क्राउन जैसा मामला दिखता है, उन सबको क्या बोलते हैं? ये भी कोरोना वायरस है, ये भी कोरोना वायरस है। तो भैया इसके मुकुट के चक्कर में अपनी तो पूरी दुनिया की तो वाट लग गई ना। नाम कोरोना क्यों पड़ा, इस बारे में तो अपन ने चर्चा कर ली। मगर भैया कोरोना वायरस होता क्या है? तो इसका आंसर है ये ग्रुप ऑफ वायरस है। मतलब बहुत सारे वायरस मिला के कहलाते हैं कोरोना वायरस का परिवार। सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि 1930 के दशक में सबसे पहली बार कोरोना वायरस को देखा गया था। मगर मानव में 1960 के दशक में कोरोना वायरस को ढूंढा गया, और वो वैज्ञानिक जिन्होंने इसको खोजा था मानव के अंदर, वो जून अल्मेडा नाम की वैज्ञानिक थी। आजकल बहुत ज्यादा चर्चित है। बात को समझना, कोरोना वायरस के परिवार में कौन कौन आता है? मतलब पहले भी था कोरोना, आज भी कोरोना है, तो कैसे कैसे कोरोना है? मतलब आपने कभी जब आपको सर्दी जुकाम हुआ होगा ना, 100 बार लगभग 25 बार कोरोना वायरस के कारण ही जुकाम हुआ होगा। ये सामान्य कोरोना वायरस है, ज्यादा समस्या पैदा नहीं करता। मगर जब इसमें म्यूटेशन हुआ, जब इसमें बदलाव आया, तो एक शब्द आपके सामने आता है, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 2003 की बात है। इसने भी बहुत सारे लोगों को मारा था, मतलब भयंकर बीमारी थी एशिया में। फिर एक आता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 2012 के समय पर से मर्ज कहते हैं। मतलब मिडिल ईस्ट वाला मामला क्या, वही अरबी प्रदेश के आसपास वाले मामले पे ये बीमारी फैली थी। और आज जो है हाहाकार मची है, वो किसके कारण फैली हुई है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस डिसीज 2019 का नाम है। बात आप समझना, आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि परिवार एक ही है, फिर ऐसा क्या कि ये भैया बस सर्दी जुकाम करता है और ये हजारों लोग की जान ले रहा है कोविड-19?
तो ऐसा मामला है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवार के सारे लोग अच्छे हैं मगर एक लड़का बिगड़ा हुआ निकल गया, तो ये जो कोविड-19 है बिगड़ा हुआ निकल गया, मतलब बहुत लोगों को इसने मार दिया। अब बात समझना, एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, इस सामान्य से ये सार्स बनना, सार्स के बाद में ये मर्स बनना, मर्स के बाद में कोविड-19 बनना, ये परिवर्तन क्यों आ रहा है भाई, काहे है परिवर्तन ये? तो इस परिवर्तन को समझाने के लिए आपको एक अच्छी थ्योरी मुझे समझाना पड़ेगी, जिसको सामान्य भाषा में म्यूटेशन कहते हैं ना, मगर उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके लिए समझाना पड़ेगा महात्मा बुद्ध के एक दर्शन को, जिसको कहते हैं क्षणिकवाद। क्या कहा जाता है? क्षणिकवाद। क्षणिक का मतलब होता है कम समय के लिए, वाद मतलब अवधारणा। सामान्य शब्दों में बुद्ध के क्षणिकवाद को समझे तो कहने का मतलब यह है कि भैया कुछ भी चीज इस दुनिया में नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, हमेशा उसमें लगातार परिवर्तन है। जैसे कि अगर आपसे एग्जांपल के लिए बोलूं मैं, जैसे आप आजकल दिख रहे हो, जैसे आज का आपका हुलिया है, क्या बचपन में वैसे दिखते थे? नहीं नहीं नहीं। आप क्या भविष्य में वैसे दिखोगे? नहीं। जैसे आप बचपन में थे आज वैसे नहीं हो और भविष्य में भी वैसे नहीं होगे, तो लगातार क्या बना हुआ है? परिवर्तन बना हुआ है। अरे वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग की सोच बदल जाती है। जैसे आपने गाना भी तो सुना होगा ना कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या मतलब ये है कि बुद्ध को पता है कि कुछ भी चीज नित्य नहीं है, कि मतलब जिसका दिल विल टूटा हो तो वो मत लेना, क्योंकि बुद्ध ने पहले ही बोल दिया कि कुछ भी चीज नित्य नहीं है, ना वो चीज जो आप सोच रहे हो, ना ये चीज जो आप सोच रहे हो। तो अगर यही सारी चीज नित्य नहीं हो तो ये तो कोरोना कौन सी खेत की मूली है? कोरोना काहे नित्य होगा? कोरोना भी तो परिवर्तित होगा। उस परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है, उसका सामान्य मतलब है डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें जब परिवर्तन आ जाएगा तो इसको कहते हैं क्या? म्यूटेशन। अब पहला प्रश्न आता है, क्या म्यूटेशन प्राकृतिक रूप से होता है या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है? हाँ भैया, ये कोई वो नहीं है कि मतलब किसी ने बाहर आके आतंकवादी ने कोई म्यूटेशन करवाया, प्राकृतिक रूप से भी म्यूटेशन होता है। इसको समझना है तो आपको मैं डार्विन का वर्णवाद सिद्धांत बताऊंगा, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के बारे में बताता हूं। क्या बोला गया? अपन को बोला गया था कि जो मानव है वो बंदर उसके पूर्वज थे, तो बंदर से हम म्यूटेट करते 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 आज अपन ऐसे सामने खड़े हुए हैं। बात आप समझ रहे हो? पहले बंदरों की पूंछ हुआ करती थी, अब बंदरों का पूंछ का कोई काम नहीं था, तो वो धीरे म्यूटेट होते गई, चेंज होते गई और आज सबके किसी की पूंछ नहीं है, किसी किसी में होगी, दिल में मत लेना। बात समझना, अब वो पूंछ क्यों खत्म हो गई? अब हम सबको लंका थोड़ी ना जलाना है, वो तो शक्ति हनुमान जी के अंदर थी, अब अपन इतने ताकतवर थोड़ी ना है, अब अपन को लंका नहीं जलाना, कोई काम की नहीं है पूंछ। तो जो शरीर का वह अंग जो काम का नहीं होता, तो डीएनए उसको खुद अपने आप में क्या करता है? परिवर्तन करता है, और वो परिवर्तन कुछ ऐसा होता है तो जो अनिवार्य अंग नहीं है वो खत्म हो जाएगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस अंग की आवश्यकता हमें हो रही है वो बाहर निकल के आ जाए। जैसे कि आजकल कुछ थ्योरीज ये भी बोल रही हैं कि जो थर्ड आई है जो शंकर भगवान की जैसी थी, वो आने की संभावना है, अगर हमने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्तर पर अगर बढ़ा लिया। अब पता नहीं कब आएगी, अगर आएगी तो भगवान है शंकर मुझ पर दया करना, क्रोध की दृष्टि अपन पे नहीं करना। बात समझना, ये हो गया प्राकृतिक कारण। जो वायरस है वो प्राकृतिक कारणों से सार्स बना, मार्स बना और कोविड-19 बना, मगर इसके कुछ बाह्य कारण भी होते हैं म्यूटेशन के। बाह्य कारणों में मुख्य रूप से होता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या? बहुत सारी तरंगें निकले, जैसे अल्ट्रावायलेट तरंग है, एक सिरे से फैला नहीं रहे हैं, अगर जब ज्यादा मात्रा में इनके शरीर में संपर्क आ जाएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? डीएनए में परिवर्तन हो सकता है। मतलब रेडिएशन भी एक कारण है किसका? म्यूटेशन का। और दूसरा कारण है जो है पॉल्यूशन। मतलब पॉल्यूशन एक हद लेवल पे हो जाए, अत्यंत लेवल पे हो जाए, तो वह भी डीएनए सीक्वेंस में परिवर्तन का कारण बन सकता है। जैसे कहा जाता है कि आप दिल्ली में अगर रह रहे हो, सांस ले रहे हो, तो लगभग 18 सिगरेट पीने के बराबर आप इतना पॉल्यूशन, इतनी सारी चीजें अंदर ले रहे हो, इतना जहर अंदर ले रहे हो। बात आप समझ रहे हो? तो पॉल्यूशन भी एक कारण हो सकता है म्यूटेशन का। या थर्ड, जैसे मैंने लिखा है कि बहुत सारे लोग तंबाकू सिगरेट करते हैं, सबको ऐसा नहीं होता, मगर किसी किसी का क्या हो जाता है, फिर डीएनए परिवर्तित हो जाता है और फिर वो कारण बन जाता है किसी के गले के कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का, फलाने के कैंसर का। बात आप समझ रहे हो? तो म्यूटेशन मतलब होता है भैया डीएनए में परिवर्तन, और इसी डीएनए में परिवर्तन के कारण पहले सार्स आया, फिर मार्स आया, और फिर अंततः जो सबसे ज्यादा विकराल रूप अपने सामने आ चुका है वो कोरोना वायरस कोविड-19 आया। इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। आपने अगर रामायण देखी होगी तो इस व्यक्ति को जरूर देखा होगा। ये व्यक्ति पहले ऋषि थे, मतलब पहले पूजा भी कर लेता हूं, जाप भी कर लेता हूं, कहीं देवता ना बन जाऊं इसलिए पाप भी कर लेता हूं। इन व्यक्ति ने पहले ये ऋषि का चेहरा भी बना लिया, कीर्तन करने वाले बन गए, भैया समुद्र देवता भी बन गए, और भैया लंका मतलब राक्षस भी बन गए। तो ये जो व्यक्ति कर रहा है, अपना रूप परिवर्तन कर रहा है, चीजों में परिवर्तन कर रहा है, यही कहलाता है म्यूटेशन कहलाता है। महत्व को इस बात से समझो
कि ये सामान्य कोरोना वायरस है, ये सार्स है, ये मार्च है, और ये जो खतरनाक वाला दिख रहा है आपके सामने, यही कोरोना वायरस है, कोविड-19 है। भैया बख्श दे रे बख्श दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू हमारे पीछे पड़ गया है, पीछे पड़ गया है। अब म्यूटेशन में केवल सार्स मार्स इनमें अंतर नहीं आया था, आजकल जो कोविड-19 वेरिएंट चल रहा है उसके वेरिएंट में भी लगातार परिवर्तन है। जैसे आपने पहले सुना था ना, जो पहली लेयर थी कोरोना की वो ज्यादा खतरनाक नहीं थी, आजकल जो सेकंड वेव चल रही है उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। कारण क्या है, ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? परिवर्तन था वेरिएंट का, मतलब पहले कोई दूसरा वेरिएंट था, आज कोई दूसरा वेरिएंट है। जैसे ये इंडिया का वेरिएंट है, जैसे ये यूके का वेरिएंट है, जैसे साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। अब इनके वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं और WHO ने अलग अलग नाम सुझाए हैं। जैसे कि अगर इसको ये बोलने लगो कि भैया इंडिया का वेरिएंट है, इंडिया का वेरिएंट है, तो बदनामी किसकी होगी? कि उस देश की होगी। तो इसलिए WHO जो UN की विशेषीकृत एजेंसी है, ये अलग नाम प्रतिपादित करता है। जैसे वैज्ञानिक नाम क्या है इंडिया वाले वेरिएंट का? B.1.617.2, इसी को WHO ने नाम दिया डेल्टा वेरिएंट। अरे भैया ये वही डेल्टा वेरिएंट है जिसने भारत में कौन सी वेव लाई? सेकेंड लहर ऑफ कोरोना वायरस के अपने यहाँ पर लाई, और उससे हजारों लाखों लोग मर गए। वो कौन सा वेरिएंट था कोरोना वायरस का? डेल्टा वेरिएंट था। और एक बात आपको और नई चीज बताता हूं कि अभी हाल ही में एक नया वेरिएंट देखा गया जिसको बोलते हैं डेल्टा नहीं, डेल्टा प्लस वेरिएंट। और ये देखा जा रहा है, ये स्टडी की जा रही है कि ये डेल्टा, अभी जो वैक्सीन बन रही है, जो भी कोविशील्ड कोवैक्सीन है, कौन से वेरिएंट के खिलाफ थी? अभी तक जितने भी वेरिएंट पहले आ चुके हैं, जिसमें ये डेल्टा भी था, इससे पहले वाले भी थे, इससे पहले वाले भी थे, मगर वो वैक्सीन जो है अब वो डेल्टा प्लस वेरिएंट पर काम नहीं करेगी, क्योंकि तो एकदम से उसने नया म्यूटेशन कर दिया। ये नया एक व्यक्ति आ गया, मेरे पास जो टेक्निक थी मारने की वो पुराने लोग को मारने की थी, अब वो बिल्कुल ही कपड़े बदल के जाएगा। तो मैं कैसे उसको पहचानूंगा? अगर पहचान ही नहीं पाऊंगा तो उसको मारूंगा कैसे? तो ये सोचा जा रहा है कि वैक्सीन का प्रभाव इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कैसा होगा, और अगर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण थर्ड वेव आ गई इंडिया में, तो क्या हम उसको झेल पाएंगे? क्या उससे ज्यादा समस्या आएगी या नहीं आएगी? तो दुविधा बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, मगर कुछ लोग कह रहे हैं जब वैक्सीन पे असर नहीं, वैक्सीन इस पर असर नहीं करिए तो खतरनाक तो हो सकता है। चलिए क्या होगा उसको आगे चर्चा में बात करेंगे कि इनका उपाय क्या है, समाधान क्या है। मगर कुल मिला के बात की, जो वेरिएंट्स आपके सामने दिखे ये कैसे अलग अलग हुए हैं? म्यूटेशन के कारण अलग हुए कि डेल्टा में जब म्यूटेशन आ गया, म्यूटेट हो गया मामला, तब वो डेल्टा प्लस बन गया। अच्छा, एक चीज और जानने वाली है, आजकल हमारे सामने शब्द आता है कोविड-19। कोविड-19 ये क्या है? वायरस है कि बीमारी है? तो सिंपल सी बात है, ये कोविड-19 वायरस का नाम नहीं है, किसका नाम है? बीमारी का नाम है। कोरोना वायरस डिसीज 2019 वाला नाम है। तो ये नामकरण कौन देता है? बीमारी का नाम किसने दिया है? WHO ने दिया है। मगर ये बीमारी जिस वायरस के कारण होती है, वो वायरस कौन सा है? वो वायरस है SARS-CoV-2। बात आप समझ रहे हो? ये बीमारी का नाम है, इसका नाम किसने दिया? WHO ने दिया। और वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2। इसका नामकरण किसने दिया? नाम किसने दिया? एक संस्था है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये कमिटी लंदन में हेडक्वार्टर है इसका, और इस वायरस का नाम दिया है। तो याद रखिएगा, बीमारी का नाम है कोविड-19 और वायरस का नाम है क्या? SARS-CoV-2। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसके बाद में दूसरा प्रश्न सबसे ज्यादा फेमस हुआ कि भैया ये कोरोना आया कहां से है? आया कहां से क्या मतलब है? चाइना से आया है, चाइना ने तो भेजा है। चाइना पापी है, पापी, उसी ने कोरोना बना के सारी दुनिया में भेज दिया। मन से ही चाइना ने भेज दिया है? कुछ तर्क है आपके पास में जो चाइना ने भेज दिया है? तर्क ही तो तभी तो बात कर रहा हूं। तुमने देखा है? ये देखो, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तस्वीर है। यहीं पर चाइना के जो साइंटिस्ट हैं वो वायरस पर अध्ययन कर रहे थे, वायरस को बना रहे थे, और जान करके यहां पर कोरोना वायरस को बनाया और पूरी दुनिया में भेज दिया जान करके। अरे तो जरूरी थोड़ी ना है कि भैया वायरस बना होगा, लेकिन होता है ना घटनाएं हो जाती है लेबोरेटरी में, उससे फैल गया होगा। जरूरी है कि चाइना ही ने भेजा हो? ना 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 ना, जान करके इसलिए भेजा है। देख मैं रीजन बताता हूं तुमको कि ये जो है ना भैया शी जिनपिंग, ये चाइना, इसको बनना है सुपर पावर, विश्व की क्या सबसे महान शक्ति, क्या बनना है? सुपर पावर। और सुपर पावर बनने के बीच में इसके सामने रोड़ा है कौन? USA। कौन? यूरोपीय वाले देश। इवन भारत भी इसका सबसे खतरनाक कॉम्पिटिटर है। अब ये भैया व्यापार में तो डायरेक्ट हरा नहीं सकते चाइना वाले USA, यूरोप, भारत को, और लड़ाई भी किससे करें, किससे करेंगे? बात आप समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या करा? एक आइडिया निकाला, एक छोटा सा वायरस बनाते हैं, पूरी दुनिया में फिरा देते हैं, दुनिया के लोग
क्या काहे में चले गए, लॉकडाउन में चले गए तो उनका व्यापार क्या हो गया, खत्म हो गया, वहां के लोग ही खत्म हो गए, तो भैया देश कहां बचेगा, और देश कहीं नहीं बचेगा तो सुपर पावर क्या बन जाएगा भैया, चाइना बन जाएंगे। तो इन्हीं ने भेजा है भैया, कोरोना इन्हीं ने बनाया है। हाँ। लेकिन अगर सुपर पावर बनना है चाइना को तो आके युद्ध करेगा ना हमसे, और वहां के लोग भी मरे इस वायरस से। तो अरे तो ये भी तो एक युद्ध ही है, ये सामान्य युद्ध नहीं है कि अपन ने मिसाइल छोड़ी और उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल सबके दुनिया के पास में, तो मिसाइल को बीच में ही मार देगा। ये भी बहुत समझदार है, इनने जान करके एक वायरस को पहुंचाया, और इसी को तो कहते हैं बायो टेररिज्म या जैविक युद्ध। भैया बायो टेररिज्म एक ऐसी अवधारणा है, यहां पर बम गोले का उपयोग नहीं किया जाता, किसका उपयोग किया जाता है, विषाणु का उपयोग किया जाता है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है, और वायरसेस का या साथ में कवक का उपयोग किया जाता है। अब बम गोले को तो कोई भी पहचान लेगा, रोक सकता है, मगर ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को कौन पहचान पाएगा, जब पहचान ही नहीं पाएगा तो रोकेगा कैसे, और रोकेगा नहीं तो कई बीमारियां ये फैलाएंगे, और बीमारियां फैलाएंगे तो कई सारे लोग, कई सारे देश इसकी लपेट में आकर हार जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बात समझना, ये बायो टेररिज्म आज की बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी की सेना ने सबसे पहले इसका प्रयोग करा था आधुनिक काल में। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो जापान ने चीन के ऊपर ही इन बायोलॉजिकल वेपन्स, बात समझना, ये क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, और इनके कारण जो युद्ध हो रहा है उसको कहेंगे बायो टेररिज्म। इसलिए कहा भी जा रहा है भैया चीन ने किया है कोई ना कोई जादू टोना, इसलिए दुनिया बोल रही है कोरोना कोरोना। जब चुन्नी चुन्नी आंखों से देशों को डरा नहीं पाया, जब चुन्नी चुन्नी आंखों से दुनिया को डरा नहीं पाया, तो चमगादड़ खा के फैला दिया कोरोना, फैला दिया कोरोना। अब वाह मत करने लगना। अरे भैया बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए, जैविक युद्ध को रोकने के लिए कन्वेंशन 1972 में हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसमें कहा गया है कि विश्व का कोई भी देश बायोलॉजिकल हथियार नहीं बना सकता, ना ही उसका प्रसार कर सकता है, ना ही ले सकता है, ना ही दे सकता है, और चाइना भी इसको मानता है। मतलब अगर चाइना जैविक युद्ध करेगा, जैविक हथियार बनाएगा, तो उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय कानून के द्वारा प्रतिबंध लागू कर दिएगा। मतलब ये कन्वेंशन से तो हमको देख के यही लगता है ना कि चाइना ने नहीं बनाया, गलती से फैल गया है। अच्छा तुम बोल रहे हो कि ये चाइना ने लेबोरेटरी में नहीं बनाया, नेचुरली रूप से अगर बना है, तो एक बात समझना, जो चीज प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है वो कभी ना कभी प्राकृतिक रूप से खत्म भी तो होती है। मगर ये कोरोना क्या है, क्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले वाला वेरिएंट आया, अब डेल्टा वेरिएंट है, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट है, मतलब क्या जिंदगी भर ही चलता रहेगा, क्या मामला ये है। और मेरे पास दूसरा लॉजिक और है, और दूसरा लॉजिक कुछ इस प्रकार है कि हमने इस वायरस की जो दवा थी पहले हमने यूज करी हाइड्रोक्लोरोक्विन, थोड़ी दिन तक इसने फायदा दिखाया, थोड़े दिन बाद इसने भी काम करना बंद कर दिया। फिर भैया बहुत चला रेमडेसिविर, तो इसने कुछ काम थोड़ा बहुत किया, फिर बाद में काम करना बंद कर दिया। फिर बहुत सारी दवाई और खोजी गई, थोड़े दिन तक काम करती है, थोड़े दिन बाद ये कोरोना वायरस उसका क्या विकल्प निकाल लेता है। तो क्या भैया इतना है, क्या समझदार कैसे हो गया, यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है कि इस वायरस ने, मतलब इतना पढ़ा लिखा कहां से हो गया कि हर दवाई को ये मात दे देता है। मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, ये जो दिमाग है चाइना ने लेब में उसके दिमाग में डाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं चाइना ने ही बनाया है, चाइना पापी है। मानव से 10 गुना शक्तिशाली होती है प्रकृति। जब मानव को ही प्रकृति ने बनाया है तो क्या प्रकृति वायरस नहीं बना सकती। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि प्रकृति ने इस वायरस को क्यों बनाया। जब प्रकृति ने देख लिया कि मानव सभ्यता या मानव समाज, ये लोग इस प्रकृति का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, धरती को माता कहते हैं और माता का ही सीना चीर करके सारी चीज निकाल रहे हैं, बदले में उसको दया भी नहीं दे रहा है, ना ही उसको संरक्षण कर रहे हैं। तो प्रकृति को तो कुछ ना कुछ अपने संतुलन को स्थापित करने के लिए करना पड़ेगा ना। इसलिए प्रकृति समय समय पर मानव को सिखाने के लिए रौद्र रूप धारण करती है और अलग अलग तरीके से बताती है कि भैया मेरा भी अस्तित्व है, तुम ब्रह्मा नहीं हो। किसी ने मानव समुदाय के लिए लिखा है, ये अपना नहीं ईश्वर का कर्म बताया जा रहा है। क्या लिखा है, ये अपना नहीं ईश्वर का कर्म बताया जा रहा है। अरे तुमने कुछ तो गलत किया होगा जो मुंह छुपाया जा रहा है। अभी तो समझ जाओ कि पृथ्वी अपने कार्यात्मक रूप से कुछ तुम्हें बताना चाह रही है, समझो, उसके अस्तित्व को समझो, उसका संरक्षण करने का प्रयास करो। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्रकृति ने बनाया है, चाइना ने नहीं बनाया। अगर आपको भी लगता है कि ये वायरस या जो भी सारी चीजें कर रही है प्रकृति कर रही है, तो कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे सपोर्ट कीजिए।
और अगर आपको लगता है कि ये वायरस चाइना ने बनाया है, चाइना की ही गलती है सारी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मेरी बात सही है। आप सभी को कमेंट करना है, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे की वीडियो उसी के माध्यम से आपको पता चलेगी। और हाँ, लाइक जरूर कर देना यार। कोरोना वायरस में एक ऐसी बात क्या है जो इतनी जल्दी उसने इतने सारे लोगों को चपेट में ले लिया और उनको मार दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया? उसका कारण है इसका तीव्र गति से संक्रामक होना। संक्रामक कैसे, फैलता कैसे है? जैसे कि एक व्यक्ति ने खांसा या छींका तो उसके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग होंगे, ये ड्रॉपलेट्स में वायरस इकट्ठा रहता है। ड्रॉपलेट जैसे ही नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से अंदर जाएगी, उस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा। या कोई सी ऐसी सतह जिस पर कोरोना वायरस लगा था, मैंने टच किया, आपने टच किया, तो वायरस क्या चले जाएगा? उसके अंदर चले जाएगा। तो संक्रमण फैल रहा है। या ये कहा जाए कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में कोरोना वायरस है, जिसको कोरोना वायरस है, अगर हम उसे हाय हेलो हाउ आर यू करेंगे तो वो वायरस क्या करेगा? हाय हाउ आर यू, लो भैया तुम भी कोरोना ले लो, ये पकोड़े सी शक्ल वाले। तो फैलने का कारण क्या है? संक्रामक बीमारी, इसलिए लगातार फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और इसीलिए हमने एक समस्या का हल निकाला जिसको कहते हैं लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि भैया थोड़ा दूर रहो, दूर से नमस्कार राम राम करो, तुम्हारे पास अपना कोरोना रखो, हम अपनी जगह सुरक्षित हैं। बात आप समझ रहे हैं? कोरोना वायरस फैलता कैसे है इस बारे में तो अपन ने चर्चा कर ली, मगर हमला कैसे करता है, कौन से अंग पर हमला करता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कोरोना वायरस का हमला किस चीज पर हमला करता है? ये फेफड़ों पर हमला करता है। और फेफड़ों में होती है एक एपिथेलियल सेल और उसमें पाया जाता है ACE2 प्रोटीन, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो ACE2 है, यह कोरोना वायरस के लिए होता है भैया चिड़िया की आंख। आपने देखा होगा अर्जुन को चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिखता था क्या? नहीं दिखता था। जहां चिड़िया की आंख दिखेगी वही निशाना लगाएगा, माथे पे, दिल पर या और कहीं पर कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा। कहां पर करेगा? फेफड़ों में पाए जाने वाले एपिथेलियल सेल और उसमें पाए जाने वाले ACE2 एंजाइम पे, प्रोटीन पे। बात आप समझ रहे हैं? इसको समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए कोरोना वायरस के हमले को इन चित्रों के माध्यम से आसानी से समझा सकता है। देख के रखना, यह है अपना फेफड़ा और फेफड़े में पाए जाने वाली कौन सी सेल्स होती हैं? एपिथेलियल सेल्स। और इन पे पाए जाते हैं, देखो ये पक्षी के पेड़ जैसे, इनको बोलते हैं रिसेप्टर। इनका काम क्या होता है? जो भी चीज बाहर से अपने शरीर में आ रही है, फेफड़े के क्या बोलते हैं, अच्छा भैया तू अंदर जा, अंदर जा, और ये रिसेप्टर सारी चीज को अपने अंदर खींच के ले जाता है फेफड़ों के अंदर। बात आप समझ रहे हो? और यहां पर है भैया कोरोना। कोरोना कैसे आ गया भैया? किसी ने खांस दिया, आपने मास्क नहीं लगाया था, अंदर आ गया। कोई सी सरफेस इंफेक्टेड थी, आपने टच करा और कोरोना अंदर आ गया, किसी भी कारण से अंदर आ गया। अब अंदर आएगा तो इसको तो चिड़िया की आंख चाहिए भैया। क्या चाहिए? क्या? ACE2 प्रोटीन। कहां पर होती है? रिसेप्टर के पास से मामला होता है। इसको पता है मुझे रिसेप्टर के पास जाना है, और रिसेप्टर भी एक गाना गा रहा है, एक बार आजा आजा आजा, मतलब बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये आकर क्या बोलता है? भिक्षाम देही। क्या कहता है? जैसे कि रावण भेष बदल के आया था, वैसे ही कोरोना वायरस भी भेष बदल के आता है। ये फेफड़ों को और एपिथेलियल सेल को नहीं पता, रिसेप्टर को नहीं पता, अरे ये तो हम मतलब नुकसान पहुंचाएगा, ये तो भेष वर्दी है, तो राक्षस है वाला मामला है, नुकसान करेगा। नहीं पता इसको, ये तो सीधा साधा है, बुला रहा है आजा आजा आजा, मेरे अंदर आजा। तो भैया ये कोरोना वायरस जैसे ही आया, रिसेप्टर के पास आकर बैठता है। बात समझना कैसे आया? ये जो स्पाइक थी ना, जिसके नाम से अपन कोरोना कह रहे थे, यही स्पाइक जो ये डंडी निकली हुई है, ये डंडी जाकर चिपक जाती है किससे? रिसेप्टर से। और ये रिसेप्टर उसको अपने अंदर खींच लेता है, और अंदर खींच लेता है तो मामला क्या होता है? बात को बस लगातार समझते जाइए। अब रिसेप्टर के माध्यम से, स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से कोरोना वायरस कहां गया है? एपिथेलियल सेल के अंदर घुस गया है। अब अंदर घुस गया तो कैसे काम चलता है? बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान इधर दीजिएगा। ये वायरस है भैया, कोरोना वायरस है, ये अंदर तो आ गया और इसको पता है, इसको समझदार आदमी है, इसको पता है ये कोशिका है उस सेल की, उसके नाभिक के पास जाता है, क्योंकि नाभिक जो होता है बड़ा सीधा साधा किस्म का होता है। और ये डायरेक्ट आके पूछता है भैया फोटोकॉपी मशीन कहाँ है, जिससे मैं अपने आप की प्रतिलिपि डेवलप कर सकूं, रेप्लिकेशन कर सकूं। ये सीधा साधा है। और भेष बदल के भी आया, रावण का मतलब मामला है ना, रावण जैसे भेष बदल के आया था ऋषिका, और भिक्षाम देही आके बोलता है, तो ये पहचान नहीं पाया कि भैया रावण है, रावण दुष्ट प्रकार का इंसान है, हमको नुकसान पहुंचाएगा। ये कहता है यार दूर से आया है, काम करो, इसको अच्छी जगह बता दो, जो ये पूछ रहा है उसको बता दो। तो ये बोलता है एक काम करो, राइबोसोम के पास चले जाओ, राइबोसोम तुम्हारा काम कर देगा। क्योंकि राइबोसोम किसी सेल की क्या होती है? फोटोकॉपी मशीन होती है। मतलब कुछ भी बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स उसको बढ़ा देता है, चीजें कर देता है। तो ये फोटोकॉपी मशीन है। इसमें क्या बना रहा है? राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है। अरे ये चालू है इसने, तो जैसे ही उसको पता चला राइबोसोम आ गया है, राइबोसोम आ गया है, तो ये जाता है इस प्रोटीन को यहां से हटाता है और उसकी जगह क्या रख देता है? अपने आप को रख देता है, खुद को रख देता है, अपने आरएनए को रख देता है। अब भैया फोटोकॉपी मशीन को थोड़ी ना पता है कि वो किसकी फोटोकॉपी कर रही है। अगर मैं ये
बोलूं कि यहाँ पर मैं भगवान का फोटो रख दूं या किसी अच्छे आदमी का फोटो रख दूं तो भी फोटोकॉपी मशीन फोटोकॉपी करेगी। अगर मैं भगवान का फोटो हटा के यहाँ से ओसामा बिन लादेन का फोटो रख दूं तो फोटोकॉपी मशीन थोड़ी ना बोलेगी कि मैं इसका नहीं करूंगी। वो थोड़ी, उसको थोड़ी पता कौन आतंकवादी, कौन भगवान है, कौन अच्छा है, कोई बेकार है, वो तो सबकी फोटोकॉपी करेगी। तो जैसे ही कोरोना वायरस ने प्रोटीन हटाया और खुद को रख दिया, इस वायरस को खुद को रख दिया, तो ये इसने तो क्या करा, फोटोकॉपी फोटोकॉपी करने लग गया। राइबोसोम तो अपना काम करता है और जैसे ही इसका मल्टीपल जो इसका बढ़ोतरी होती जाती है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है और ये हजारों की करोड़ों की संख्या में बढ़ जाते हैं और वो पूरा जो आपका फेफड़ा था वो क्या हो जाएगा, अब हर जगह पर कोरोना वायरस हर जगह इन्फेक्टेड हो जाएगी। जब वायरस ने करोड़ों की संख्या में अपने फेफड़ों को इन्फेक्ट कर दिया है, अब फेफड़े का काम क्या था भैया? सांस लेकर ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, मतलब ऑक्सीजन लेना, बाकी से छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, श्वास लेने वाली प्रक्रिया। अब जब सारी सेल तबाह हो चुकी है, सारी सेल करप्ट हो चुकी हैं, डिफेक्ट हो चुकी हैं, तो वो क्या ऑक्सीजन ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगी। तो हमारे शरीर में किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी। और इसी ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया कहा जाता है। मतलब जब ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है तो उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। तो यही तो होता है कोरोना वायरस में कि आदमी के लंग्स खत्म, मतलब लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो सांस लेते नहीं बनती, सांस लेते नहीं बनती, तो उसका जो सैचुरेट पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो बहुत कम 90 से नीचे जाना चालू कर देता है, तो इसके कारण उनको सांस लेने में तकलीफ आती है और हजारों लोग इसी सांस लेने की तकलीफ में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मर चुके हैं। आपने देखा होगा लोग भाग रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेने। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अपने फेफड़े ने सही काम करना बंद कर दिया था। अगर हर अंग को उनकी ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो को कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मतलब हर तंत्र अपना काम करने बंद कर देगा और इसी के बाद आती है मृत्यु वाला मामला। एक होता है कि अगर ऑक्सीजन की ही आपूर्ति कम हो गई है, हर दिल क्या अब किसका परिवहन कर रहा है? केवल और केवल CO2 का परिवहन कर रहा है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये बेकार अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त का जब परिवहन करेगा तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा, तो किसी ना किसी जगह पर वो रुकेगा और उसको कहते हैं, सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूं, हार्ट स्ट्रोक। तो पहले हाइपोक्सिया की स्थिति, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, साथ में हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, और एक शब्द आजकल बहुत चल रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया। इसको सामान्य शब्दों में आप समझो कि जो जितने भी अपन सारे लोग हैं, अपना एक होता है SpO2, आपने देखा होगा पल्स ऑक्सीमीटर जो ऐसे उंगली में लगाते हैं, बड़ा मजा आता है मेरे को लगाने में, उंगली में लगाते हैं, उससे पता चलता है अपने शरीर में ऑक्सीजन कितनी है। अगर वो ऑक्सीजन मतलब 94 के आसपास होना चाहिए, 94% होना चाहिए, इससे कम है मतलब ऑक्सीजन की कमी आ रही है। मगर मान के चलो अगर वो उसका 90 से कम किसी का ऑक्सीजन है पल्स ऑक्सीमीटर के हिसाब से, मतलब उसको समस्या है, उसको अनिवार्य रूप से किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है या दिखाने की आवश्यकता है। परंतु हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब यह है कि अभी व्यक्ति का अगर जो ऑक्सीजन, ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो अगर 80 तक भी आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा, तो आदमी को कोई पता नहीं चलता। वो आदमी घूम रहा है, आराम से देख रहा है वादियां कितनी सुंदर है, मेरे को उसकी याद आ रही है, मेरे को उसकी याद आ रही है, उसको नहीं पता कि भैया ऑक्सीजन अंदर डाउन हो रही है। मतलब हैप्पी का मतलब अभी खुश है, कोई समस्या नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आदमी को पता ही नहीं चलेगा तो वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा। ट्रीटमेंट मतलब जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चढ़ाएगा, जल्दी से डॉक्टर को नहीं बुलाएगा, या उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको पता लग रहा है कि सब तो ठीक चल रहा है भैया, सब तो ठीक चल रहा है। मगर सब तो ठीक चल रहा है, सामने से दिखेगा, मगर अंदर ही अंदर ये 80 जो सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन का परसेंटेज है, ये जब 40 पर आ जाएगा, घटते फिर एकदम से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। हाय भैया मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन उस समय क्या मतलब कौन एकदम से व्यवस्था करेगा, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या हो जाएगी, उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हाइपोक्सिया से जो सबसे भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन बताई जाती है हाइपोक्सिया, कि आदमी नशे में रहता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, उनको पता ही नहीं चल पाता कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके कारण ज्यादा लोग की मृत्यु हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है भैया, आज ये बुंदेलखंड के छतरपुर में बक्सवा के जंगल को काटा जा रहा है, बोला जा रहा है कि वहां पर हीरे के भंडार हैं, तो हीरा चाहिए तो पेड़ों को काट दो। ये पेड़ ही तो देते हैं भैया ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी किसी भी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ये नहीं बोल रहे थे, डॉक्टर ही जाएंगे आपसे ये बोलेंगे कि तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, भैया हमारे पास ऑक्सीजन तो नहीं है, मगर हमारे पास हीरा है, और हीरा बहुत महंगा होता है, चढ़ा दूं क्या, एक बोतल चढ़ा दूं क्या, चढ़ा दूं मतलब आपको चढ़ा दूं, तो आप क्या बोलोगे, भैया पागल वागल हो गया क्या? ऑक्सीजन का काम ऑक्सीजन करेगी, ऑक्सीजन जीवन बचाएगी, हीरा नहीं बचाएगा। अगर आप अभी बोल रहे हो कि हीरा नहीं बचाएगा आपकी जिंदगी, तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जो बक्सवा के जंगल काटे जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर बुंदेलखंड इलाके
इलाके में आता है 2 लाख से ज्यादा वृक्ष हैं, उसको काटने ना दिया जाए। एक और चिपको आंदोलन की शुरुआत हम सबको सोचने में, हमारे जहन में आना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और लोग कम से कम इसके कारण ना मरे, और अंततः इसी कारण क्या होती है, मृत्यु। कोरोना वायरस इतना हानिकारक नहीं होता अगर हमारी कोशिका के 2 लोग उसकी सहायता ना करते, एक राइबोसोम और एक नाभिक। इसीलिए इन दोनों को मैंने संज्ञा दे दी है, राइबोसोम और नाभिक को, क्या, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब अगर ये थोड़े समझ जाते, चीजें कर जाते, तो कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाता। तो इस तरह से कोरोना वायरस हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों की सेल्स को हमला करता है, और उसके क्या प्रभाव होते हैं मैंने एक एक करके आपके सामने बताया। बहुत अलग अंदाज में, बहुत अलग चीज में समझ के डायग्राम के साथ ये चीज आप तक पहुंच गई है। लवकुश की पाठशाला में आज हमने जाना वायरस क्या होता है, वायरस डीएनए में परिवर्तन कैसे लाता है, म्यूटेशन कैसे होता है, और वायरस अपने लंग्स को इन्फेक्ट कैसे करता है। इतनी सारी चीज हमने जान तो ली, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाए तो उसकी टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए तो उसकी थेरेपी क्या है, इतनी सारी मार्केट में वैक्सीन है तो कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, इतने सारे प्रश्नों के आंसर हमको कैसे मिलेंगे सर? उसके लिए आप सभी को देखना पड़ेगा हमारी सीरीज का पार्ट 2। तब तक, जब तक पार्ट 2 रिलीज नहीं हो रहा है, तब तक आप कौटिल्य एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आएगा सबसे पहले आप उसको देख पाए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक से हमारी लवकुश की पाठशाला की टीम मोटिवेट होती है। धन्यवाद।